नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हम इकोनॉमी पेज भी और वर्ल्ड पेज के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। फ्रंट पेज से हम बात करेंगे। तालिबान देखो कंधार तक पहुंच गया है और इंडिया के जो नेशनल्स वहां पर डिप्लॉयड थे, जो भी हमारे कॉन्सुलेट थे वहां पर, उन सबको वहां से विड्रॉ कर लिया गया है। इसमें एक तो इंडिया का अभी तक रोल देखेंगे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में, और अभी क्या स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा वो जानेंगे। कल यूपी में पॉपुलेशन पॉलिसी आई है नई, उसके बारे में जान लेंगे। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि 33 इयर्स ओल्ड गुंटूर से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से रिलेशन रखने वाली 33 साल की बेटी जिसका नाम है शिरीषा बांडला, उन्होंने अभी स्पेस फ्लाइट किया कंप्लीट। ठीक है, तो जानेंगे, 15 मिनट की फ़्लाइट थी वो, तो पूरा डिटेल जान लेंगे यहाँ से। एक समीर बनर्जी जो कि जूनियर विंबलडन चैंपियन बन चुके हैं। इनका भी ओरिजिन तो इंडिया से है, मतलब ओरिजिनेटेड इंडिया से ही है। इनके पिताजी असम से हैं, माता आंध्र प्रदेश से हैं, और ये इनके सिटीजनशिप खुद की अमेरिका की है। ओके, एक आईएएस ऑफिसर को देखो पकड़ा गया है वहीं पे फॉर्जरी के केस में। ठीक है, कि एक ऐसा असॉल्ट केस था 5 साल पहले का, और उसमें खुद को फ्री करने का ऑर्डर दिया। ठीक है, तो फॉर्जरी कि कौन कौन से आईपीसी के सेक्शंस लगे हैं वो जानेंगे। इधर आप देख सकते हो 300 से ज़्यादा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के पर्सनल्स की डेथ हुई है। ठीक है, और इन 330 में से 40% तो सेकेंड वेव के टाइम पे हुआ है। ठीक है, ये थे हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स। आगे इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, तीनों डिस्कस करेंगे। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उनके इलेक्शन से रिलेटेड है, चाहे लोकसभा हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। इसके अलावा जो स्पेस रन है वही शिरीषा बांडला, उन्हीं से संबंधित आर्टिकल है। इसमें इस जो अभी फ्लाइट ली गई ना इनके द्वारा, इसको बोला जा रहा है सब ऑर्बिटल फ्लाइट, इस कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रोपोज्ड एलिफेंट रिजर्व जो पिछले 20 सालों से अधरझूल में है, और अभी जो प्रपोजल दिया गया है फिर से, उसमें एरिया बहुत ज़्यादा कम दिखाया गया है। जानेंगे मुद्दा क्या है पूरा डिटेल में। इकोनॉमी पेज पे एक तो हम ये वाला न्यूज़ डिस्कस करेंगे जिसमें फॉरेक्स जो भी है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई जो भी फॉरेन एसेट्स को रखती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के तौर पे, विदेशों में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है ना, वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो ऐसे में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट्स से एडवाइस लेने की बात की है। मुद्दा डिटेल में समझा दूंगा, आ जाएगा समझ में। पीएलआई स्कीम के बारे में जानेंगे कि कौन सा सेक्टर ने लीड किया। सेकेंड वेव के बाद में जो लार्ज कंपनीज़ हैं वो रिकवर अच्छे से कर पा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम जानेंगे कि वैष्णव, जो अभी आप देखोगे अश्विनी वैष्णव, यह नए आईटी मिनिस्टर बने, उन्होंने बोला कि आईटी रूल्स हैं ना नए वाले, बोलो वो सही हैं। एक ऐसा मीडिया इकोसिस्टम, सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि सेफ रहे लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा जेनेट येलन, यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हमें कॉम्पिटेंस के ऊपर ध्यान देना है, स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, ना कि लोअर टैक्स रेट्स में हम एक दूसरे से compete करें। जानेंगे मुद्दा क्या है, और साथ में वर्ल्ड पेज की समरी लेंगे, स्पोर्ट्स पेज की समरी भी लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से, जयशंकर और पाकिस्तान में इनके जो काउंटर पार्ट हैं कुरैशी, इनके साथ में अब बातचीत होगी, क्योंकि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है दुशांबे में इसी हफ्ते। तो देखो तालिबान जो है वो कंधार के गेट्स पे पहुंच चुका है। इंडिया ने अपने जो नेशनल्स हैं उनको वहां से निकाल लिया है, मतलब वहां पर जो भी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के मेंबर्स या जो भी वहां पर अपॉइंटेड है वहां पर, उनको विड्रॉ किया जा रहा है। तो ऐसे में देखो, इंडिया की कॉन्सुलेट्स की बात करें जहां पर हमारे डिप्लोमेट्स वहां पर डिप्लॉयड हैं, उनमें एक तो कंधार, एक हेरात और एक जलालाबाद, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कंधार से तो निकालने की नौबत आ चुकी है। मज़ार शरीफ ये भी एक सिटी है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर भी सिचुएशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तालिबान देखो अब लगातार यहाँ पर अपनी पकड़ बनाए जा रहा है। यूएसए की ट्रूप्स ने जैसे ही विड्रॉ किया है, उसका रिजल्ट ये है कि तालिबान अब बिल्कुल भी मौके नहीं खो रहा। तो इसमें देखो ज़्यादातर चीज़ें तो वही बताई हुई है, कॉन्सुलेट जनरल क्या है क्या नहीं। जो मेन पॉइंट हमारे लिए वो ये कि एक तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि हम पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जिसका नाम है शाह मसूद कुरैशी,
उनके साथ में दुशांबे में, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे, वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई। सेंट्रल एशियन कंट्री है ये, पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो उनके साथ बातचीत करने की बात की गई है। इसके अलावा आप देख सकते हो इधर कि इंडिया ने अभी तक अफगानिस्तान में हमेशा पीस और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कोशिशें की हैं। अब तक $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया वहाँ पर कर चुका है, सहायता के तौर पे या फिर अफगानिस्तान को रीस्ट्रक्चर करने में या रिकंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। जिसमें अफगान और इंडिया एक ही कहते हैं ना कि एक स्लोगन पे काम करता है, वो ये कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो वहाँ पर वहाँ की सरकार जो भी रूलिंग आए वो अफगानिस्तान लेड, अफगानिस्तान ऑन्ड और अफगानिस्तान कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी रिसेंटली आपको पता ही है ईरान के विजिट पे भी गए थे सेम चीज़ के ऊपर, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान और चाइना ये 3 ऐसे कंट्रीज है जो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तालिबान और वहाँ की अफगानिस्तान की सरकार के बीच में सेटलमेंट फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा था, ये देखा। आगे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ है यूपी पॉपुलेशन प्लान बैलेंस अमंग कम्युनिटीज़ फोकस ऑन फर्टिलिटी रेट। तो यूपी का पॉपुलेशन प्लान कल 11 जुलाई थी, संडे, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, नंबर 1। इसके अलावा फोकस किया जा रहा है बैलेंस पे, एक तो कि कम्युनिटीज़ के बीच में बैलेंस हो, ऐसे नहीं कि कोई एक कम्युनिटी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हो गई दूसरी कम हो गई, वहाँ पर बैलेंस पॉपुलेशन वाइज, और फोकस है फर्टिलिटी रेट पे। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने संडे को नई पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर की है, जिसमें मेन फोकस है बैलेंस वाला, ये मैं बता ही चुका आपको। ये 40 पेज था। ये पॉलिसी अप्लाई होगी 2021 से 2030 के बीच में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ये रिलीज़ किया गया है, और टारगेट है कि जो ग्रोस फर्टिलिटी रेट है, जिसमें एक लेडी या एक वुमेन अपनी पूरी एज में जो रिप्रोडक्शन एज होती है उस टाइम पर जो एवरेज बच्चे पैदा होते हैं एक लेडीज हैं, वो अभी करंटली यूपी में चल रहा है 2.7, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस फर्टिलिटी रेट। इसको रिड्यूस करके 2.1 तक लेकर के आएंगे, जिसको हम रिप्लेसमेंट टोटल TFR भी बोलते हैं, कि माता पिता की अगर डेथ हो जाए तो फिर उनकी जगह बच्चे ले लें, 2 बच्चे, है ना। और एवरेज निकाला जाता है 2.1 इसलिए क्योंकि और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से डेथ हो जाती है। एक तो नेचुरल डेथ हो, दैट्स ओके, पर कई बार एक्सीडेंट, कभी ड्रॉट्स, कभी फ्लड्स, ये भी तो आते रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट अगर होती है तो इसका मतलब हो गया रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट है वो, ठीक है। 1.9 तक लेकर के आना है 2030 तक, ये कुछ टारगेट्स किए हैं। और की टारगेट और हम देखें तो नंबर 1 तो देखो पॉपुलेशन कंट्रोल तो है ही। दूसरा, जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी, एक माता, ठीक है, हर लाख माताओं में से 1 लाख माताओं में से जब भी वो जन्म दे रही है किसी बच्चे को और उस टाइम पर उनकी डेथ हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ऐसे में जिन भी मैटरनल मोर्टेलिटीज़ को जो कि क्यूरेबल है, जिनको ट्रीट किया जा सकता है, उनको रोकना। दूसरा टारगेट है क्यूरेबल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा जन्म लेने के बाद में अगर उसकी डेथ हो रही है और उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकेशन अवेलेबल है, या फिर आप कैसे भी करके बचा सकते हो उसको, ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है। तो क्यूरेबल जो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको कम करना या खत्म करना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सपेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना और फैसिलिटीज़ देना। ऐसा नहीं कि केवल जानकारी दे दी वहाँ तक ही हो गया, फैसिलिटीज़ भी अवेल कराई जाएगी। और फिर बड़ों की केयर, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखो, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करना, जिससे कि बच्चा कंसीव करने से पहले एक वेल अवेयर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो पेरेंट्स का। फैमिली प्लानिंग है, उसके लिए प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना। साथ में सिस्टम फॉर सेफ अबॉर्शन, ये अबॉर्शन का जो सेफ अबॉर्शन का सिस्टम है, इसको भी अलाउ करने का स्कोप दिया गया है। इसके अलावा की पॉइंट्स तो देखो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ये यहाँ पर है, इसी में बताया हुआ है। बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस स्टेटस है, उसको भी इम्प्रूव करना, बेटर सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम बनाना, उसमें इंफॉर्मेशन भी हो गई तो फैसिलिटीज़ भी हो गई, ठीक है। ये तो यूथ के लिए हो गया, और साथ में एल्डर्स की केयर करना, ओके। उत्तर प्रदेश सरकार का ये इस तरीके से अपना खुद का कदम उठाए गए हैं। और पिछली बार जब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, ठीक है, जिसमें ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था, ड्राफ्ट बिल पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के, उसमें तो और ज़्यादा पीनल प्रोविजंस भी थे
कि जैसे मान लो कि किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश में वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कोई भी सब्सिडी बेस्ड अगर कोई स्कीम चल रही है, वेलफेयर स्कीम चल रही है तो उसकी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में वो नहीं काम कर पाएंगे। पर ये जो नई पॉलिसी अभी रिलीज़ की गई है इसमें ऐसा कोई पीनल प्रोविज़न दिया नहीं है, बस वो केवल कमेंट के लिए जो ड्राफ्ट दिया, पब्लिक से ओपिनियन आया होगा कि ये पीनल प्रोविज़न्स आप हटाओ, ये गलत हो सकते हैं। ठीक है, संडे को जो पॉलिसी आई है ये यूपी में पहले से जो पॉलिसी चलती आ रही है जिसका नाम है फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 की चलती आ रही है, जिसमें काम मेन था कि फर्टिलिटी रेट को डाउन लेकर के आना। ठीक है, टारगेट यही था इसमें कि 2.1 तक लेकर के आना था जो रिप्लेसमेंट टोटल फर्टिलिटी रेट जो मैं आपको बता रहा था अभी 2016 तक लेकर के आना था। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों को रिड्यूस करना था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो देखो कैलकुलेट होती है पर 1000 लाइव बर्थ्स पे, कि बच्चे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो वो 1000 जन्म अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं तो कितने बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल से पहले पहले। दूसरा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को आप कैलकुलेट करते हो 1 लाख माताओं पे जो जन्म दे रही हैं उनमें कितनी माताओं की डेथ हुई। ठीक है, उनके कंपैरिजन में चाइल्ड बर्थ रेट की बात करो तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा रहा है। यूपी स्पेसिफिक डेटा है, आप थोड़ा यूपी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो डेफिनेटली देखो इस पैराग्राफ को, बड़ा काम का है। ठीक है, ये देखो 1 लाख का मैंने बताया था, 1 लाख लाइव बर्थ के हिसाब से। ठीक है, यही चीज़ें मेन तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना। पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोड करती है तो बोलो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है रिसोर्सेज पे, ऐसे में पुअर्टी को ख़त्म करना और इलिटरेसी को ख़त्म करना मेन टारगेट रहेगा, क्योंकि गरीबी और असाक्षरता इन दोनों के चलते आप देखते हो कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर वो कॉन्सेप्ट चलना शुरू होता है जितने बच्चे उतने हाथ और उतनी कमाई। और जबकि धीरे धीरे आप देखो कि जो भी डेवलप्ड फैमिलीज़ हैं, एडवांस फैमिलीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कम मिलेगी, जबकि मिलेगी तो वहाँ पर वो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बीइंग बन के ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होने के बाद में ह्यूमन कैपिटल की तरह पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे में पूरी इकोनॉमी के लिए पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है और वो प्रोडक्टिव रहता है। तो यही चीज़ है मेन यहाँ पर। IMR MMR इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सिरीसा बांडला। ठीक है, ये 33 साल की गुंटूर से बिलोंग करने वाली लेडी जो कि अभी स्पेस की विजिट करके आई है, ये 3rd लेडी हो चुकी हैं। कल हमने भी ये न्यूज़ देखी थी कि नासा में एस्ट्रोनॉट्स के तौर पे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स पहले ही स्पेस में फ्लाई कर चुकी हैं। कल्पना चावला की तो फिर लैंड कर रहा था जब उनका कोलंबिया स्पेसशिप, तो उसमें तो उनकी डेथ हो गई थी, बट सुनीता विलियम्स तो आती जाती रहती हैं बहुत बार। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हैं इनके तो। ठीक है, और अभी जो सिरीसा बांडला ये वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशन। कहाँ पर? ब्रैनसन्स वर्जिन गैलेक्टिक। ये ब्रैनसन कौन है? ब्रैनसन ये यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो, वर्जिन गैलेक्टिक फाउंडर रिचर्ड ब्रैनसन। ये इनके यहाँ पर ये एम्प्लॉय की तरह काम कर रही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से कंसल्ट करने का वो सारा काम ये देखती हैं। इस मुद्दे को देखो डिटेल में तो हम देखेंगे एक्सप्लेन पेज पे, फिलहाल इतना यहाँ पर इतना ही था। समीर बनर्जी देखो जीत गए जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप को। ठीक है, और उनको फिर जीतने के बाद में अपनी रूट्स फील हुई कि जब उन्होंने जीता, जीतने के बाद में बहुत सारे इंडियंस खड़े हुए और उन्होंने सेलिब्रेट किया इनके लिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जूनियर विंबलडन को जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी नहीं है, इसके पहले भी लिएंडर पेस, ठीक है, और भी दूसरे प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले भी जूनियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले यूकी भाबरी, लिएंडर पेस, ऐसे कुछ और प्लेयर्स में जिन्होंने जीता। ठीक है, तो ये समीर बनर्जी के बारे में आप और मतलब यूपीएससी में पूछने के चांसेस तो कम है, बाकी हाँ आप देख सकते हो कि हाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दूसरी एग्जाम्स जो भी होते हैं उनमें। ठीक है, इसके अलावा और दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन पेज पे आ गए हैं। एक्सप्लेन पेज पे सबसे पहले तो यही न्यूज़ देखते हैं सिरीसा बांडला वाला। ठीक है, जो इन्होंने फास्ट एनफ टू रीच स्पेस नॉट स्टे देयर, मतलब स्पेस में गए पर ज़्यादा देर तक रुके नहीं। ठीक है, ये एक तरीके की सब ऑर्बिटल फ्लाइट थी। ऐसे नहीं कि अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रोटेट करता रहता है, यूँ घूमता रहता है, इस तरीके से ना घूम करके ये गए अर्थ के सरफेस से लॉन्च हुआ इनका प्लेन कम रॉकेट यूँ मानो आप, और वो लॉन्च होने के बाद में यूँ थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आकर के लैंड कर गया। इतना सा था इनका, एक 15 मिनट की फ़्लाइट थी। इस 15 मिनट की फ़्लाइट में इन्होंने 4 मिनट तक
वेटलेसनेस, मतलब उन्होंने भारहीनता महसूस की कि वहाँ पर बिल्कुल वेट लॉस हो गया था। तो बेसिकली संडे को वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन और 5 दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर के एक ब्रीफ ट्रिप हुई एज ऑफ स्पेस पे। एज ऑफ स्पेस का मतलब जहाँ से आपको वेट लॉस या फिर आपको लगता है कि हाँ वेटलेसनेस आ रही है, बिल्कुल भारीनता महसूस हो रही है, वहाँ तक एक एज तक, बिल्कुल किनारे तक, एकदम स्पेस में एंटर नहीं हुए। तो ऐसे में ये स्पेसशिप गया था न्यू मैक्सिको यूएसए से 85 किलोमीटर की हाइट्स तक ये गया था। इसको सब ऑर्बिटल फ्लाइट बोला गया। सब ऑर्बिटल फ्लाइट इसलिए बोला गया क्योंकि इस स्पेसशिप की या फिर जो भी इनकी स्पीड थी उड़ने की वो थी 28,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ऐसे में ये एटमॉस्फेयर के अपर लेयर तक तो पहुंचे, 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर तक गए, ठीक है, एकदम एस्केप नहीं किया इन्होंने। पर एक टाइम ऐसा भी आया था जिस टाइम पर इन्होंने महसूस किया कि वाकई में वेट लॉस हो रहा है, बिल्कुल जीरो, 4 मिनट तक इन्होंने वेट लॉस का एक्सपीरियंस किया था। तो ये एक तरीके से अर्थ के ऑर्बिट में ना जाकर के अर्थ के और एक मतलब 85 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में ही रोटेट किया थोड़ी देर और वापस लैंड कर गए। इसका मतलब ये हो गया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, एनालॉजी दी जा रही है कि क्रिकेट बॉल फेंकी गई यहाँ से, ग्राउंड से यहाँ से फेंकी गई, और वो बॉल ऊपर तक तब तक जाती है जब तक कि वर्टिकल जो वेलोसिटी है उस बॉल की तब तक ग्रेविटी से नलीफाई ना हो जाए, तब तक वो ऊपर जाती रहती है, और फिर जैसे ही यहाँ पे जीरो हो जाता है सब कुछ, फिर उसके बाद में फॉल होना शुरू हो जाती है। बोले एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल के तौर के ऊपर ये ऊपर गए और नीचे आ गए, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल दिया, सब ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या होता कि पूरा प्रॉपर एक ऑर्बिट करके आते, पूरा एक सर्कल मार के आते, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सैटेलाइट को एस्केप करवाना है, दैट मीन्स कि अर्थ की ग्रेविटी से बिल्कुल फ्री करवा करके अर्थ के चारों तरफ अगर रोटेट करवाना होता है तो उसके लिए क्या होता है, स्पेस में बिल्कुल बाहर, ठीक है, तो वहां तक 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती है। जबकि इनके स्पेसशिप की इनका जो प्लेन कम स्पेसशिप था उसकी स्पीड थी 28,000 किलोमीटर पर आवर। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ से यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया अपने आप को और ये ऊपर गए और 85 किलोमीटर की स्पीड पे जाकर के इन्होंने जो ग्रेविटी एक्सपीरियंस की, क्योंकि जो भी ऊपर जाती चीज़ है उसको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज़ होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर ये जो प्लेन है जो गया, उसको उसकी जो फ्लाइट चल रही थी, उस फ्लाइट की स्पीड कितनी चल रही थी, 28,000 किलोमीटर पर आवर, जो कि अच्छी खासी थी इस सेंट्रीपिटल फोर्स को न्यूट्रल करने के लिए। तो ये रोटेशन वाली जो स्पीड थी ना, स्पीड जो हॉरिजॉन्टल थी, ये इसने इस ग्रेविटी को नलीफाई कर दिया, और ऐसे में ही ये 15 मिनट तक वहां पे रहते हैं स्पेस में, ठीक है। और उनमें 4 मिनट तक इन्होंने वेटलेसनेस एक्सपीरियंस की। ये देखो यहाँ पे बता रहा है लगभग 4 मिनट, 15 मिनट की फ्लाइट में, ओके। तो ये है पूरा मुद्दा। और तो बाकी आप जानते ही हो कि स्पेस में अभी कंपटीशन चल रहा है। अमेजोन के जो अब तो खैर सीईओ चेंज हो गए, ठीक है, तो अब वो भी मतलब एक तरीके से वहाँ पे तो गजब का कंपटीशन है। जेफ बेजोस वो भी प्लान कर रहे हैं स्पेस फ्लाइट के लिए। तो ये सारी चीज़ें, और स्पेस के लिए टूरिस्ट बहुत रेडी हो रहे हैं कि हाँ जी पैसे लग रहे हैं। देखो आप पर पर्सन के हिसाब से $250,000, बहुत बड़ा अमाउंट अपने आप में। 600 लोगों के लगभग कोशिश है, टिकट्स बिक चुकी हैं, ये देखो आप, ठीक है। और ये कौन से शिप से गए हैं वो भी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एक बार। ये है देखो, रॉकेट प्लेन टेक्स ऑफ फ्रॉम स्पेस पोर्ट अमेरिका इन न्यू मैक्सिको ऑन संडे। ये एक तरीके से प्लेन कम रॉकेट था ये एक तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यू आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज का ही, इलेक्टिंग अ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। मुद्दा तो देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर ऐसी कई स्टेट असेंबलीज हैं, इवन लोकसभा भी है, जहाँ पर या तो स्पीकर नहीं है या फिर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया गया है। तो अभी जो न्यूज़ है वो तो है देखो महाराष्ट्र में स्पीकर का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं रहा है, और कोविड के चलते लगातार अभी तक भी असेंबली में कोई प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट जो स्पीकर थे महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनका नाम है नाना पटोले। तो उन्होंने रिज़ाइन किया था, उनके रेजिग्नेशन के बाद में अभी तक इसी साल उन्होंने फरवरी में रिज़ाइन किया था, ठीक है। और अब आप देख लो लगभग 5 महीने बीत चुके हैं। केवल और केवल उसके जो महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं नरहरि झिरवाल,
उन्हीं के अंडर में ये काम हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में। सेम चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी उसमें भी ऐसा ही कुछ था, पर देवेंद्र फडणवीस ने अभी गवर्नर हैं वहाँ के महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उनसे कहा है कि आप इस चीज़ को रिकमेंड करो चीफ मिनिस्टर को कि जल्दी से अपॉइंटमेंट की जाए, इलेक्शन किया जाए स्पीकर का। तो इसमें देखो हमारे यहाँ पर कोई ये महाराष्ट्र ही एक केस नहीं है, आप लोकसभा का केस ले लो, लोकसभा में अभी भी डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रखा है, मतलब इलेक्शन नहीं हो रखा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड ये स्टेट्स हैं जहां पर डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं। लोकसभा का मैं आपको बता ही चुका हूं, और स्पीकर की पोस्ट वैकेंसी की हम बात कर ही चुके हैं, महाराष्ट्र का केस है। अब देखो इलेक्शन की अगर बात करें तो अभी जो लोकसभा का सेशन चल रहा है ये 17th लोकसभा है, जो कि जून 2019 में इलेक्ट हुई थी। उसके बाद में अभी तक वहां पर जो डेप्यूटी की पोस्ट है वो वैकेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन देखो, जिस तरीके से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह ही स्पीकर्स और डेप्यूटी स्पीकर्स के बारे में भी एनविसाज करता है, लिखता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लगाओगे, बताओगे कि इनके लिए जो रेम्यूनरेशन या जो भी फैसिलिटीज होनी होती है, ठीक है, सैलरीज के बारे में या ओथ के बारे में, हाँ ओथ के बारे में इनकी डिटेल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से शेड्यूल में मैंशनड है। ऑप्शन है ऑप्शन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल 93 में तो देखो लोकसभा के बारे में प्रोविजन है, और आर्टिकल 178 में स्टेट असेंबलीज में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के प्रोविजन के बारे में बताया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया यहाँ पे। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके इलेक्शन के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं डाला है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से टाइम फिक्सिंग की जा रही है। जैसे यहाँ पर हरियाणा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, हरियाणा, यूपी, कि यहाँ पर स्पीकर के इलेक्शन के लिए तो ये बोला गया है कि जैसे ही इलेक्ट होकर के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाए तो एज सून एज पॉसिबल स्पीकर का इलेक्शन हो जाए, और जैसे ही स्पीकर का इलेक्शन हो जाए तो फिर स्पीकर अपनी चेयर पे बैठ करके फिर बाद में डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन कराएगा विद इन 7 डेज। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश की देखो 15 दिन की टाइम लिमिट फिक्स कर रखी है कि स्पीकर की पोस्ट है वो वैकेंट नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर वैकेंट भी रहती है तो केवल वो 2 केसेस बताए हैं, एक तो रेजिग्नेशन या फिर डेथ। तो यहां पर महाराष्ट्र वाला केस हमने देखा ना कि केवल रेजिग्नेशन वाला मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और दूसरी बात करें कि जहां पर भी स्पीकर प्रेजेंट नहीं है वहां पर डेप्यूटी स्पीकर से काम चलाया जा रहा है, तो वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है वो फिर वहां पर वैकेंट रहना, वो एक चीज सिंपल वे में काम करना या फिर एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया करने की बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पीकर ऑफिस के लिए बिल्कुल बोला है कि ये कभी खाली नहीं रह सकता, ठीक है, जब तक कि कोई रिजाइन ना करे, डेथ और रेजिग्नेशन। ये देखो ये 2 चीजें आप जरूर याद रखोगे कि स्पीकर की पोस्ट खाली, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली अगर रहेगी तो उसके पीछे केवल 2 वजह हो सकती है, उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाए या फिर वो रिजाइन कर दे। देखो रोल क्या होता है इनके स्पीकर्स का, डेप्यूटी स्पीकर्स का, इनका देखो स्पीकर की अगर बात करें तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो कि पब्लिश की गई है लोकसभा के सेक्रेटरीट के द्वारा, ये बुक, इसमें ही बोला है कि स्पीकर जो होता है ये प्रिंसिपल स्पोक्समैन होता है हाउस का, मेन इसकी बात बोली जाती है उनको, मतलब हाउस को जो कुछ भी हाउस का कंक्लूजन होता है बातचीत करने के बाद में, डिबेट के बाद में, उसको फिर यही डिक्लेयर करते हैं अपने स्टेटमेंट देकर के। ये एक कलेक्टिव वॉइस है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कलेक्टिव वॉइस को, पूरे हाउस की को, ठीक है, आउटसाइड द वर्ल्ड। क्योंकि अलग अलग पार्लियामेंटेरियंस की जब मीटिंग होती है तो हमारे स्पीकर वहां पार्टिसिपेट करने जाते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को भी वहां जाना होता है। स्पीकर है वो जॉइंट सिटिंग जब भी होती है, अब जॉइंट सिटिंग के बारे में आर्टिकल 108 इसके तहत बताया हुआ है कि कोई भी मुद्दा ऐसा आ गया जिसके, ऑर्डिनरी बिल्स की बात करेंगे हम, है ना, कोई भी मुद्दा ऐसा आ गया जहां पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन लाया, मतलब प्रोविजन यूज किया हुआ है, हमारे यहां पर प्रोविजन है, ठीक है। तो आर्टिकल 108 के तहत उस जॉइंट सेटिंग को, जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर साथ मिलकर के डिबेट डिस्कशन करेंगे, तो उसमें प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसके अलावा कोई बिल मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी लोकसभा स्पीकर या फिर असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं,
ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसका मतलब ये नहीं है कि डेप्यूटी नाम लग गया तो स्पीकर के सबॉर्डिनेट है, ये बिल्कुल नहीं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। बस ये होती है कंडीशन कि स्पीकर अगर अपनी चेयर पे नहीं है तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर वहां पर प्रिजाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में वो सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं और दोनों का इलेक्शन ही होता है। और इलेक्शन भी कहाँ से होता है, जैसे हम लोकसभा की अभी बात कर रहे हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर इनका इलेक्शन उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा, उन्हीं मेंबर्स में से किन्हीं का किया जाता है, ठीक है। मेंबर्स में से ही इलेक्शन होता है। इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक देखें तो लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है, क्योंकि हाउस की प्रिजाइडिंग की बात करें, कोई भी अगर फंक्शनिंग हो रही है तो उसमें स्पीकर के एब्सेंस में फिर डेप्यूटी स्पीकर ही देखते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि प्रीवियस लोकसभा की बात करें तो एम थम्बीदुरई ये डेप्यूटी स्पीकर रहे थे लोकसभा के। फिर देखो ये पूछा जाता है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं इसमें किस पार्टी का क्या रूल रहता है, उस हिसाब से तो इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि कभी ऑपोजिशन पार्टी, ज़्यादातर तो ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पे आते हैं, जबकि स्पीकर की पोस्ट पे इलेक्टेड पार्टी जो होती है उसी के मेंबर आके बैठते हैं। बाकी देखो ये कन्वेंशन है, अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग टाइम की सिचुएशन बताई हुई है। फिर ये बताया जा रहा है कि जो स्पीकर्स हैं या डेप्यूटी स्पीकर हैं इनके पास में कोई और भी काम होता है या केवल ये इसी तरीके से लोकसभा को प्रिजाइड करते हैं। देखो इनके पास में और भी काम होते हैं, जैसे कि एम थम्बीदुरई का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये लोकसभा की कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, और इसके अलावा एमपी लाट जो स्कीम चलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इस स्कीम की से रिलेटेड कमेटी को चेयर किया गया था एम थम्बीदुरई के द्वारा जब वो डेप्यूटी स्पीकर थे। जो ऐसे में वो स्पीकर ऑफिस, और स्पीकर का आपको पता ही है अलग अलग कमेटीज़ को ये भी लीड करते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि कुछ स्पीकर्स ने रेजिग्नेशन दिया हुआ है पहले से, या फिर स्पीकर्स की डेथ के चलते फिर डेप्यूटी स्पीकर ने टेक ओवर किया, लोकसभा में मतलब फंक्शनिंग कंटिन्यू रखी। जैसे पहली लोकसभा के जो स्पीकर थे जिनका नाम था जीवी मावलंकर, जो कि 1956 में फिर उनकी डेथ के चलते फिर बाद में वैकेंट हो जाती है पोस्ट स्पीकर की। जीएमसी बालियोगी, इनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था, छोटा ही था मैं, 2002 में हुआ था, उस टाइम पहली बार जीके पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो जीएम बालियोगी का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के चलते डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद में आप देखोगे 1977 का एग्जाम्पल है जहां पर नीलम संजीव रेड्डी, इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था तो इन्होंने फिर रेजिग्नेशन दिया था। तो ऐसे में वैकेंसीज हुई हैं पिछले कई बार देखे तो। और जब स्पीकर ऑफ लोकसभा 1987 में हुआ करते थे जिनका नाम था बलराम जाखड़, उनके खिलाफ उनके रिमूवल के लिए जब रेजोल्यूशन लाया गया तो उस टाइम पर भी, अब सीधी सी बात है कि स्पीकर को हटाने के लिए अगर रेजोल्यूशन लाया जा रहा है तो उस केस में स्पीकर खुद प्रिजाइड नहीं करेंगे वहां पर, वो एक मेंबर की तरह जाकर के सबके बीच में बैठ जाएंगे और फिर उसको प्रिजाइड किया जाएगा डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा। तो ये कुछ केसेज हैं जब डेप्यूटी स्पीकर ने, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं चाहे डेथ से रिलेटेड हो, चाहे रेजिग्नेशन से रिलेटेड हो स्पीकर के, या फिर स्पीकर के अगेंस्ट में ही उनके रिमूवल को लेकर के कोई रेजोल्यूशन लाया जा रहा हो। तो तीनों केसेस में डेप्यूटी स्पीकर ने लोकसभा, या फिर आप कहोगे कि हाँ इसमें तो खैर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा की फंक्शनिंग को कंटिन्यू रखा। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमने जाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, उसका एरिया लगातार घटता चला जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, लेमुरु एलिफेंट रिजर्व प्रपोज्ड, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्या है, लेमुरु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर छत्तीसगढ़। ये प्रीलिम्स का सीधा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो मुद्दा ये है कि लेमुरु एलिफेंट रिजर्व को एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए एक प्रपोजल 20 साल पहले तैयार हो गया था, पर अभी तक भी उसको फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है। और कंट्रोवर्सी तब निकल के आ रही है जब फिर से प्रपोजल तैयार किया गया, प्रेजेंटेशन तैयार किया गया, और उसमें देखा गया कि 1995 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया घट करके कितना बताया जा रहा है अभी डिमांड में, 450 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना रिड्यूस हो गया, 2000 में से केवल 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को आप डिक्लेयर कराना चाह रहे हो। तो देखो सरकार तो वहाँ पे कांग्रेस की चल रही है। तो ऐसे में जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का, उन्होंने क्या कहा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को कि आप ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करो जिससे कि हम डिक्रीज्ड एरिया के लिए अप्रूवल ले सकें, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर द डिक्रीज द एरिया फॉर डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्रपोज्ड रिजर्व। तो एरिया को कम करने के लिए, कि प्रपोजल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया हुआ है तो बोला अब उसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा एरिया कम करेंगे।
तो सबसे पहली चीज़ तो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। और इसमें छत्तीसगढ़ में असेंबली 2005 में ये इस चीज़ को अप्रूवल दे चुकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखो अप्रूवल दे दिया होता है। ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ऐसे में मेन काम जो था वो था कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो उस टाइम पर भी प्रपोजल में क्या था, 450 स्क्वायर किलोमीटर का। फिर आप देखो कि जब पता पड़ा कि आसपास में और भी रिजर्व्स हैं और भी वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं जिनको अगर हम कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो एलिफेंट्स का आना जाना आसान रहेगा और उनका एनिमल्स ह्यूमंस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात की गई, जिसमें लेमरू जो कि कोरबा में लोकेटेड, बादलखोल जो कि जसपुर में लोकेटेड है, ऐसे ही तमोर पिंगला ये सुरगुजा में लोकेटेड है। ये तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ में है, नाम लिख लेना आप, ये इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो बोले इनको हम अगर एलिफेंट कॉरिडोर से नहीं कनेक्ट करेंगे तो ऐसे में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बनेंगे, इससे डेथ हो सकती है एनिमल्स की बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल जो एरिया था वो बन के आ गया निकल के 1143 स्क्वायर किलोमीटर। अब बढ़ गया एरिया 450 से। फिर बाद में जब और डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो और ज़्यादा बढ़ करके 1995 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया इन तीनों को मिला करके। अब मुद्दा ये कि अब 450 स्क्वायर किलोमीटर क्यों हो रहा है वापस से, उसके पीछे वजह है कि वहाँ पर जिस हम पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं उस एरिया में हसदेव अरण्या फॉरेस्ट, ये भी आप नाम लिख लो, हसदेव अरण्या फॉरेस्ट कहाँ पर था, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और हसदेव जो है वो आप देखोगे ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की, ठीक है। और महानदी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है, दंडकारण्य रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ऐसे में हसदेव अरण्या फॉरेस्ट एरिया में अभी क्या है कि जो एरिया ना फॉरेस्ट एरिया, उसी के नीचे बहुत ही ज़्यादा कोल डिपॉजिट अवेलेबल है, तो उसको सरकार एक्सप्लॉइट करना चाहती है। और वहाँ पर बताए जा रहे हैं टोटल 22 कोल ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में ऑक्शन पहले हो चुकी है। तो मेन चीज़ क्या आ रही है, कोल एक्सप्लॉइटेशन, इसके चक्कर में ये एरिया रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो हमें पता है कि देखो जब कभी भी माइनिंग का काम कोई भी होता है तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि आप फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ इनकी बात करो, इनके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो देखो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से ये देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रीसेंट नोटिफिकेशन, जिसके तहत ये इस एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में क्लैरिफिकेशन मिलता है कोल ब्लॉक्स को, कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंटल एक्ट। अब इस एक्ट के तहत कोल माइंस के लिए एरिया अलोकेट करने की बात हुई, बोला बिडिंग भी होगी, सारा प्रोसेस हो गया, पर वहाँ पर जो नेटिव्स थे, ट्राइबल लोग थे, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया। उसके बावजूद भी केटेबासन और पारसा कोल ब्लॉक इनको मतलब एक्वायर कर लिया गया। तो ये चीज़ क्या हो जाती है कि एक तो आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को आपने अवॉइड किया, दूसरी चीज़ यहाँ पर फॉरेस्ट आप काट रहे हो तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखो, वाइल्ड लाइफ की लॉसेस देखो, और वहाँ पर जो डिपेंडेंट लोग हैं, ट्राइबल लोग, उनकी लाइफ के लिए मुश्किल हो जाती है। तो देखो ऐसे में ये अगर एरिया एलिफेंट रिजर्व के तौर पे अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो सारी चीज़ें प्रिजर्व हो जाती हैं। फॉरेस्ट की बात भी करो, चाहे वहाँ की इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करो, चाहे वाइल्ड लाइफ की बात करो, चाहे वहाँ पर जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करो, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था बांदलखोल और तमोर पिंगला, ये जो एरिया है ये पहले से ही नोटिफाई किया जा चुका है इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एलिफेंट रिजर्व के तौर पे 2011 में सितंबर में, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, ये जो हम देख रहे हैं लेमरू, ये एरिया के बारे में प्रपोजल है, कंट्रोवर्सी जो आई वो हमने देखी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फॉरेक्स पे जो रिटर्न मिलता है आरबीआई को और गवर्नमेंट को, तो वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ड्विंडल का मतलब थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, की ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये देखो इस आर्टिकल का कि आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशंस, मतलब आरबीआई का वो डिपार्टमेंट जो कि आरबीआई के करेंसीज को, कैपिटल को बाहर विदेशों में इन्वेस्ट करता है, और उस इन्वेस्टमेंट को आप देखो आरबीआई का वो क्या हो गया, एसेट, इंटरनेशनल एसेट्स बोलेंगे, और उनके ऊपर आरबीआई को फिर रिटर्न मिलता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि आरबीआई के पास में बहुत सारे डॉलर्स के जो नंबर हैं वो बहुत इकट्ठे हो गए, तो आरबीआई क्या करेगा, उनको पार्क कर देगा
मान लो कि यूएसए का जो फेडरल बैंक है उसमें डाल दिए, या फिर यूएसए की कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर दिया। सेम चीज़ की जा सकती है यूरोपियन किसी कंट्री के साथ में। तो वो क्या हो गया, इनका आरबीआई का डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट अगर वहां पे किया है तो वो आरबीआई के लिए एसेट हो गया, और उस पर फिर इंटरेस्ट रेट के तौर पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। अब मुद्दा क्या हो रहा है यहां पर कि जहां जहां पर भी आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पर इंटरेस्ट रेट बड़ी कम चल रही है। जैसे कि आप यूरोजोन की बात करो जहां पर यूरो करेंसी चलती है। इसके अलावा आप देखो इधर अमेरिका में भी इंटरेस्ट रेट कितनी कम लगा रखी है। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करो, जर्मनी की बात करो, जापान की बात करो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट माइनस में चल रही है। मतलब लोगों को उधार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आप अगर एक साल तक ये उधार लेकर के रखोगे तो आपको सरकार और बैंक और पैसा देगा, बस आप तो उधार रखो अपने पास में। तो ऐसे में रिटर्न्स मिलने के चांसेस नहीं है। जब बैंकों में लोन ही नेगेटिव रेट पे चल रहे हैं तो यहां पर आरबीआई डिपॉजिट करेगा तो आरबीआई को रिटर्न क्या मिलेगा? तो ये नुकसान हो रहा है आरबीआई को। और इसी नुकसान को टैकल करने के लिए, अपनी सेफ्टी को, लिक्विडिटी को और रिटर्न्स को इंश्योर करने के लिए एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो यही मुद्दा है मेन। तो यहां पर तो देखो, यहां पर आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो देखो अभी उस पर जो रिटर्न आता है वो डिक्लाइन कर रहा है। देखो आरबीआई खुद तो अपने पास में होल्ड रखता ही है, चाहे गोल्ड के तौर पे रखे, चाहे आप स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ के तौर पे रखे, या फिर जो फॉरेन करेंसीज हैं उनको अपने पास में रखे। तो अभी 2 जुलाई का कल ही आई थी ये न्यूज़ जिसमें बताया था कि आरबीआई के पास में हमारे यहाँ पर फॉरेक्स जो है वो $610 बिलियन का हो चुका है। ठीक है, जिसमें जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट है, फॉरेन करेंसी एसेट, इसका मतलब हो गया कि आरबीआई के पास में जो फॉरेन करेंसीज हैं जिसको आरबीआई ने इन्वेस्ट कर रखा है बाहर, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है। ठीक है, तो उसका रिटर्न जो मिल रहा है ना वो आरबीआई को कम मिल रहा है। गोल्ड रिजर्व है वो भी राइज हुआ है। ठीक है, तो यही मेन मुद्दा है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो और ज्यादा चिंता की बात आपके है ही नहीं इस आर्टिकल में। देखो लो यील्डिंग एनवायरनमेंट अगर देखने को मिलता है तो फिर बाद में वही बात, आप कहां पैसा इन्वेस्ट करोगे? आरबीआई भी तो मार्केट में ही तो देखता है। कौन अपने घरों में पैसा रख करके उस पैसे से पैसा बनाना अगर है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए फिर बाद में आरबीआई भी तो एक एंटिटी तो है। वो क्या देखती है कि गील्ड जो है, गील्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, गील्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे बॉन्ड्स जो कि सरकार के द्वारा, या ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस पूरे हैं, वहां पर लॉसेस के कम चांसेस होते हैं। जैसे कि मान लो कि AAA माइनस रेटिंग या AAA टॉप क्लास की जो बॉन्ड रेटिंग होती है उनमें कोई इन्वेस्ट करे कि हाँ जी यहाँ तो पैसा लग गया तो डूबने के चांस ही नहीं है। तो आरबीआई जो है वो इसी तरीके से सरकारें ढूंढता है, इसी तरीके से सेंट्रल बैंक्स ढूंढता है, और इसी तरीके से कोई भी इंटरनेशनल कंपनी जिसमें कॉन्फिडेंस पूरा हो कि हाँ यहाँ से पैसा रिटर्न आ ही जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो इंडिया क्या एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वो इसी तरीके से काम करते हैं। और साथ में हमें जो रिटर्न मिलता है, जैसे मान लो कि आरबीआई आप इन्वेस्ट करे, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरबीआई ने इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है कि हम $5 बिलियन जो है वो फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का, यूके की सब्सिडरी में हम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, यूके की सब्सिडरी है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में। तो उसमें मेन चीज क्या देखेगा आरबीआई कि उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, सीधी सी बात है वही चीज। तो उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा ये डिस्कशन हो रहा है आरबीआई में और गवर्नमेंट में एक्सपर्ट्स को बुला करके। फिर बात आ गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की। इसमें आप देखो कि मोबाइल फोन्स, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी सेगमेंट है वहां पर तो देखो बड़ा फायदा हो रहा है। उन कंपनीज ने तो बहुत उस सेक्टर में तो बहुत फायदा हुआ। जैसे एक तो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हो गए, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाले और मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो भी कंपनीज है, जिन लोगों ने भी इसका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फ़ायदा उठाया है, इनको ज़्यादा फायदा मिला है एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स है या कोई दूसरा और सेगमेंट है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में डिमांड एक तो कॉमन सर्विस सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ही ऑपरेट होते हैं, उनसे क्या हो रहा है, जो ग्रास रूट लेवल तक, गांवों तक भी अप्रोच हो रही है इंटरनेट की। भारत नेट प्रोजेक्ट चाहे डिले कितना ही हो पर काम अच्छा कर रहा है, अभी बहुत अच्छे से स्केल अप हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहां पर कि कॉमन सर्विस सेंटर्स अगर देखें तो पहले 70,000 हुआ करते थे, जो कि पिछले 7 साल में बढ़कर के कितने हो गए, 2.5 लाख से भी ज्यादा।
ठीक है, भारत नेट का आपको पता ही है कि टारगेट किया हुआ है कि 2.5 लाख जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन देना। वो बात ठीक है कि थोड़ा डिले है, पर फिर भी बहुत हद तक काम किया जा रहा है, ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा देखो और तो कुछ आईटी रूल्स की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ये इतना काम का है नहीं। ग्लिचेस ये भी इतना है नहीं। हाँ, ये देखेंगे हम। जेनेट येलन ने क्या कहा कि जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हुई, अभी G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक्स के जो भी गवर्नर्स हैं, चेयर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई, ठीक है। तो उस मीटिंग में फाइनल ये हुआ है कि हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, जो भी मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स 15% का है वो, उसके लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो सेफ हेवंस हैं, टैक्स हेवंस, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम ली जाती है, तो बोलो उन देशों के कम टैक्स लेने के चक्कर में एक जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो सरकार के पास में फंडिंग की शॉर्टेज आती है। जैसे मानो अमेजोन यहाँ पे काम कर रही है इंडिया में, और यहाँ से बहुत पैसा कमाया अमेजोन ने, और पैसा कमा करके ले गई अपने खुद के हेडक्वार्टर आयरलैंड में, या गूगल की बात कर लो, तो पैसा तो इंडिया से कमाया है। अब इंडिया में अगर वो टैक्स नहीं देंगी तो फिर सरकार के पास में रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सरकार भी तो टैक्स से ही तो कलेक्ट करती है। तो ऐसे में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो पाएगा, ना आप एजुकेशन दे पाओगे, तो इससे बोले लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में हमें कॉर्पोरेट टैक्स को तो फाइनलाइज करना ही है। हमें लो टैक्स रेट की दौड़ में नहीं लगना कि हाँ जी अमेरिका ने तो 10% कर रखा है कॉर्पोरेट टैक्स को, हम 5% ही कर देंगे। तो ऐसे में अमेरिका फिर बोलेगा कि नहीं, हम तो 3% ही कर देंगे। तो ये तो लो टैक्स रेट की जो दौड़ लग जाएगी, इसमें सरकारों को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये चीज़ इन्होंने बताई। अब ले लेते हैं बच्चों के कुछ चीज़ें हैं उनकी समरी। वर्ल्ड पेज पे आप देख सकते हो यूएसए में पारा 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इतनी गर्मी। वहाँ पर डेथ वैली है, कैलिफोर्निया का जो मोहावे डेजर्ट है, मोजावे लिखा जाता है पर मोहावे बोला जाएगा, ये मोहावे डेजर्ट वाले एरिया में 53 डिग्री सेल्सियस अमेरिका में टेम्परेचर आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में मीटिंग हुई, लीडर्स ने बातचीत की, और इसमें नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में देखो 1961 की एक ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसको बोला जाता है फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। ये एक ट्रीटी हुई थी और उसी को एक तरीके से रिन्यू किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। और दोनों कंट्रीज, ये तो देखो प्योर कम्युनिस्ट कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है, जब हमने चाइना की अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 100 साल हुए तब पूरी डिटेल डिस्कस की थी, जिसमें बताया गया कि डेंग जियाओपिंग का जो रूल था ना, उस टाइम पे थोड़ा सा लिबरल बिहेवियर रहा। तो ऐसे में चाइना का एक अलग ही मॉडल है, ठीक है, कम्युनिस्ट का पूरा फॉलो नहीं किया, नहीं तो फिर वो नॉर्थ कोरिया के इक्वलेंट हो जाते हैं। अब इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा मैच करती है, और जब जब भी नॉर्थ कोरिया पे कोई प्रॉब्लम आती है तो चाइना पूरी बैकिंग के लिए तैयार होता है। जैसे कि साउथ कोरिया तो रिपब्लिकन है, ठीक है, रिपब्लिक कंट्री है, लोकतंत्र है, तो उसको तो देखो यूएसए सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट में आ जाता है रशिया और चाइना, दोनों आ जाते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। और तो देखो हैती वाला ये मुद्दा हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी चलते हैं स्पोर्ट्स पेज पे। अब स्पोर्ट्स पेज पे वन लाइनर्स हैं। एक तो कोपा अमेरिका टाइटल, जो कि साउथ अमेरिका में फुटबॉल टूर्नामेंट है, वहाँ का कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, उसको अभी जीत लिया है अर्जेंटीना ने, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा जो ये विंबलडन का फाइनल था उसको नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, ठीक है। ये फेडरर और राफेल नडाल के बाद में लगातार एक साल के अंदर 3 जो ग्रैंड स्लैम है वो जीतने वाले बन चुके हैं, ठीक है। और गोट स्टेटस मिला है। गोट स्टेटस का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये कुछ प्रोविजंस बताए जा रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ओके। इसमें देखो आप, नोवाक जोकोविच इज नाउ द ओनली मैन सिंस रोड लेवर इन 1969 टू विन द फर्स्ट 3 मेजर टूर्नामेंट इन अ सीजन। लगातार 3 सीजन जीत लिए। अब देखो शुरुआत में तो होती है, पहले शुरुआत होती है साल की, तब खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर बाद में फ्रेंच ओपन खेला जाता है, फिर विंबलडन ओपन खेला जाता है, अब फिर उसके बाद में यूएस ओपन खेला जाता है। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलियन इसी साल का फ्रेंच ओपन, इसी साल का विंबलडन ओपन जीत लिया है। ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। और कहीं पे कुछ गड़बड़ अगर मैंने बता दी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। थैंक यू।